गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का बायोलॉजी के इस नए लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का बायोलॉजी के इस लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 5, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जो स्पेशली हमारे 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। आपकी 9th में बायोलॉजी के जो भी चैप्टर्स हैं आपकी साइंस की बुक में, एनसीईआरटी में, उनको मैं लेक्चर सीरीज में कवर करने वाला हूं। इसका पहला लेक्चर आपको मैं डिलीवर कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपके इस चैप्टर को एक इंट्रोडक्शन दिया, आपको सेल यानी कोशिका क्या होती है उसके बारे में बताया, कोशिका की खोज किसने की, और भी बहुत सी बातें आपको उसमें बताई गई। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वो वीडियो आप जरूर से देख लें ताकि आप इस टॉपिक को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएं। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेल के स्ट्रक्चर की, यानी कि कोशिका की संरचना की, कि अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कोशिका को देखा जाए तो कौन कौन से कोशिकांग हमें दिखाई पड़ेंगे, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स और उनके क्या कार्य हैं, एक एक करके सभी सेल ऑर्गेनल्स की डिस्कशन हम करेंगे यहां पर इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात अगर आती है कोशिका की, तो आप सबको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, कोशिका हम सभी के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। दुनिया में जितने सजीव हैं सबकी शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका यानी सेल कहलाती है। जैसे एक मकान बना होता है बच्चों ईंटों से, तो मकान की इकाई क्या हो गई? ईंट। वैसे ही शरीर की इकाई क्या हो गई? कोशिका। यानी कि दुनिया में जितने भी जीव हैं जो लिविंग हैं, सजीव हैं, उन सभी के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। अब कोशिका इतनी छोटी होती है कि हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती। उसको अध्ययन करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन करना होता है। पर अगर उसमें भी हम बहुत डिटेल में देखना चाहें, इस तरीके से देखना चाहें, तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे हमें कोशिका के एक एक कोशिकांग के बारे में डिटेल में पता चल पाएगा। तो यहां पर मैंने एक चित्र बनाया हुआ है प्लांट सेल का, पादप कोशिका का। एक बहुत बेसिक सी बात जान लें कि प्लांट मतलब पौधे, तो पौधों में जो कोशिका होगी उसे हम पादप कोशिका या प्लांट सेल कहेंगे, और जो जंतुओं में कोशिका होगी उसे हम कहेंगे एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका। चित्र मैंने यहां पर आपको पादप कोशिका का बनाया है। अगले वीडियो में मैं आपको जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल का डायग्राम भी बनाकर दिखाऊंगा और दोनों का कंपैरिजन और डिफरेंस बताऊंगा। आज इस लेक्चर में मैंने यहां पर आपको प्लांट सेल का डायग्राम बना के दिखाया है। तो आइए बात करते हैं एक एक करके सभी चीजों की कि कौन कौन से कोशिका के अंदर अंग होते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि सेल मतलब कोशिका, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते हैं। इन्हें हम कोशिका के अंग यानी कि कोशिकांग कहते हैं। इंग्लिश में आप इन्हें सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, जो कि मैंने यहां पर एक एक करके सबके नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं, ताकि हमारे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को मेरी बात अच्छे से समझ में आए। तो एक एक करके मैं नाम पढ़ूंगा यहां से और उनको यहां पर डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे ये सारे कोशिकांग आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, और साथ ही साथ आप चाहें तो नोट्स भी रेडी कर सकते हैं मेरे बोलने के साथ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल में। सबसे पहली जो चीज है वो है कोशिका कला यानी कि सेल मेम्ब्रेन। अब ये क्या होती है स्टूडेंट्स? तो इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि सबसे बाहर की तरफ, ये सबसे बाहर की तरफ लिखा है सेल मेम्ब्रेन, हिंदी में कोशिका कला। तो चाहे प्लांट सेल हो और चाहे एनिमल सेल हो, किसी की भी कोशिका हो, सबसे बाहर हर कोशिका के अंदर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक कला पाई जाती है, जिसको कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये कोशिका के सबसे बाहर का भाग बनाती है। कोशिका की बाहरी भाग बनाने के साथ साथ कोशिका को आकार और आकृति प्रदान करती है, प्रोवाइड शेप एंड साइज ऑफ द सेल। तो इस तरीके से सबसे बाहर की मेम्ब्रेन को हमने नाम दिया है कोशिका कला। और आपको ध्यान रखना है कि इसे प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में देखा जा सकता है, ये दोनों में पाई जाती है। इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेम्मा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो चीज हमारे सामने है वो है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। अब ये क्या है? आप देख पा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के ठीक नीचे यहां पर मैंने ब्लू कलर से सेल वॉल या कोशिका भित्ति दिखाई है। अब एक बहुत ही खास बात आपको यहां पर बतानी है मुझे कि कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल केवल और केवल प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स में ये नहीं होती। तो ये एक डिफरेंस भी आपको यहां पर याद रखना है कि सेल वॉल कहां पाई जाती है? सिर्फ पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। अब अगली बात आप ये जानो कि ये जो सेल वॉल है ये बनी किससे होती है? तो आपको बता दूं सेल वॉल जो प्लांट में होती है वो अधिकांशतः
सेलुलोज से बनी होती है। और ये सेलुलोज क्या होता है? ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो प्लांट्स में पाया जाता है मुख्यतः। तो हर एक प्लांट की जो सेल है वो सेल वॉल से घिरी होगी और वो सेल वॉल बनी होगी किससे? आपके सेलुलोज से। दैट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब ये दो बातें आपने समझ ली और यहां पर एक डिफरेंस भी आपने समझ लिया प्लांट सेल एनिमल सेल में। अगली जो चीज आ रही है वो है कोशिका द्रव्य। अब ये कोशिका द्रव्य क्या है? कोशिका यानी सेल, सेल के अंदर एक लिक्विड भरा होगा पूरी सेल के अंदर, जो कि कहलाता है इंग्लिश में साइटोप्लाज्म और हिंदी में कोशिका द्रव्य। तो पूरी सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म इन इंग्लिश, और हिंदी में आप इसे कहते हो कोशिका द्रव्य। अब इसी कोशिका द्रव्य में हमारे बहुत सारे कोशिकांग मतलब सेल ऑर्गेनेल्स आप देख पा रहे हैं ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो ये हो गया कोशिका द्रव्य। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन की, जो कि है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। अब इसको थोड़ा डीपली मैं बताऊंगा क्योंकि सबसे प्रमुख ऑर्गन है। आपको बता दूं इसे कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है। न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के सारे निर्णय लेता है, वैसे ही कोशिका के सारे निर्णय लेना कौन करता है? ये काम केंद्रक करता है, न्यूक्लियस करता है। इसलिए न्यूक्लियस को हम ब्रेन कहते हैं सेल का। अब अगर आप एक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती हैं। यहां पर आपने लिखा है न्यूक्लियस केंद्रक। अब मैं आपको यहां पर डिटेल में बना के भी दिखाता हूं कि एक न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती हैं और कुछ और भी बेसिक बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देखो, न्यूक्लियस की जो खोज थी वो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम मैं आपको बता दूं। 1831 में उन्होंने खोज की इसकी और उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लियस की खोज की। अब अगर आप न्यूक्लियस को अलग से मैं बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको मैं सारे नाम बता सकूं, डिटेल में देखो तो न्यूक्लियस में सबसे बाहर की तरफ इस तरीके से एक मेम्ब्रेन होती है जिससे इसका शेप डिफाइन होता है। तो आपने ये इस तरीके से कला बना दी जैसे कि यहाँ पे बनाया, मैंने इसी को थोड़ा इनलार्ज करके बनाया है। इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक कला या सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो कला है बाहर की तरफ, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? केंद्रक कला, क्योंकि केंद्रक के बाहर है। इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अंदर की तरफ एक गोल स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रही है जो कि प्रोटीन की बनी होती है मुख्य रूप से। इसको कहते हैं हिंदी में केंद्रिका और इंग्लिश में आप इसे कहते हो न्यूक्लियोलस। ये पूरा एक अलग से मैं आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगली जो चीज है कि अंदर एक लिक्विड भरा होगा, एक तरल पदार्थ भरा होगा जिसको हम कहेंगे केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, और इंग्लिश में आप इसे बोलोगे बच्चों न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब जो अगली और इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर एक धागे जैसा पड़ा होता है, जाल जैसा पड़ा होता है। अभी जो जाल है बच्चों, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो डीएनए और दूसरा हिस्टोन प्रोटीन। ये दो चीजें मिलकर इस जाल को बनाती हैं और इस जाल को हम कहते हैं क्रोमैटिन जाल। तो आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लें कि डीएनए के अंदर क्रोमैटिन जाल है और ये किससे बना हुआ है? दो चीजों से। इंग्लिश में आप इसे कहोगे क्रोमैटिन नेटवर्क। तो ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है या जो क्रोमैटिन जाल है, ये किससे किससे बना हुआ है? मैंने अभी आपको बताया डीएनए प्लस इसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है। इसके बारे में आगे और डिटेल में बताऊंगा आपको। तो ये जो क्रोमैटिन जाल है बच्चों, आपको बता दूं कि यही डीएनए है सही मायनों में। आपको पता है कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में डीएनए होता है, तो एग्जैक्टली आपको पता चल गया कि डीएनए कहां पर होता है। डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, और किस रूप में पाया जाता है? क्रोमैटिन नेटवर्क के रूप में। अगर आप इसमें से हिस्टोन प्रोटीन को अलग कर दें तो ये क्या बचेगा? डीएनए, और हिस्टोन प्रोटीन को मिला दें तो क्या बन जाएगा? क्रोमैटिन नेटवर्क। दैट इज द डिफरेंस। अब एक और खास बात आपको यहां पर पता होनी चाहिए कि ये जो होता है कहीं कहीं पर थोड़ा चौड़ा होता है, जैसे मैं कहीं कहीं पे थोड़ा डार्क बना दे रहा हूं, और कहीं कहीं पर थोड़ा सा पतला होता है। तो 4-5 जगह पर मैंने इसे डार्क कर दिया। जो डार्क वाला पोर्शन है उसको कहते हैं बच्चों हेट्रोक्रोमैटिन, और पतले वाले पोर्शन को कहते हैं यूक्रोमैटिन। होता क्या है कि जहां पर डीएनए ज्यादा इकट्ठा हो जाता है वो पोर्शन डार्क दिखाई देने लगता है, इस वजह से उसको हेट्रोक्रोमैटिन कह दिया। और जहां डीएनए हल्का होता है, कम होता है, वहां पर लाइट कलर दिखाई पड़ता है, उसको हम कहते हैं यूक्रोमैटिन। तो ये हो गया हमारा क्रोमैटिन नेटवर्क। एक और चीज आपको जाननी है वो ये कि ये जो हमारी बाहर की केंद्रक कला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये कहीं कहीं पर बच्चों टूटी हुई है और इसके टूटने से कुछ छिद्र बनते हैं जिनको हम कहते हैं केंद्रक छिद्र। इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। तो ये हो गया न्यूक्लियर पोर्स यानी केंद्रक छिद्र। तो ये मैंने आपको केंद्रक का पूरा स्ट्रक्चर बता दिया। अब एक खास बात, ये न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं ये करते क्या है कि कोई भी चीज ऐसी है जो न्यूक्लियस से बाहर जानी है तो वो इन्हीं पोर्स से बाहर जाएगी, या कोई ऐसी चीज है जो बाहर के साइटोप्लाज्म से अंदर आनी है तो वो भी इन्हीं पोर्स से आ जाएगी। यानी न्यूक्लियर पोर के माध्यम से सेल के और केंद्रक के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है।
ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में यानी केंद्रक के बारे में, और ये हमारा केंद्रक था। अब इसके बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका कार्य क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। क्या रोल है, आपको पता है कि इसमें डीएनए पाया जाता है। जब ये कोशिका विभाजित होती है, मतलब सेल डिवीजन करती है, तब ये क्रोमैटिन नेटवर्क छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और क्रोमोसोम मतलब कि गुणसूत्र बनाता है, जो कि कुछ इस तरीके के दिखाई पड़ते हैं, रॉड शेप। ओके, और ये जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ये माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी अगली संतानों में उनके ले जाते हैं। तो न्यूक्लियस का काम क्या हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, टू ट्रांसफर द जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स जनरेशन बाय जनरेशन। तो इस तरीके से ये हमारा केंद्रक का कार्य है। तो केंद्रक के बाद स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे अगले कोशिकांग की, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अंतःप्रद्रव्य जालिका। इंग्लिश में आप इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब चूंकि स्पेलिंग बड़ी हो जाती है तो इस वजह से इसको शॉर्ट में आपकी बुक में क्या लिख दिया गया है, ER। तो ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये कहां पर है, क्या करता है, आइए देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो न्यूक्लियस अभी हमने बताया आपको केंद्रक, इसके चारों तरफ ये लाल रंग की कुछ रचनाएं मैंने बनाई हैं जिनको लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब ये तो आपने देख लिया कि ये कहां पर है। अगली जरूरी बात यह है कि ये दो तरह की होती हैं। कैसे, आप देखो कि कुछ ऐसी हैं जिन पर मैंने ये दाने दाने जैसे बनाए हैं जिनको कहते हैं राइबोसोम, और कुछ ऐसी हैं जिन पर दाने मैंने नहीं बनाए हैं। अब इनकी क्या कहानी है, आइए देखिए। तो सपोज करिए कि जैसे मान लीजिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अलग से मैं दिखा देता हूं आपको, और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है, ठीक है। तो जिन पर हम इस तरीके से दाने दाने बना देंगे, तो दाने दाने बनाने से क्या हो जाएगा कि इसकी जो सरफेस होगी वो थोड़ी रफ हो जाएगी। रफ मतलब खुरदरी, तो इसलिए इसको कहेंगे खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों रफ है, क्योंकि इस पर राइबोसोम है, तो सतह को ऐसे देखेंगे तो खुरदरी लगेगी। अब दूसरी तरफ यहां देखिए, यहां पर कोई राइबोसोम नहीं पाए जा रहे हैं, तो सतह कैसी हो गई, चिकनी हो गई, और चिकनी सतह होने से इसको आपने क्या कह दिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कि SER। तो आपने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरह की हो गए, दो, जिस पर राइबोसोम है वो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और जिस पर राइबोसोम नहीं है वो क्या है, SER है, और SER का मतलब है सॉफ्ट या कह लीजिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ओके, अब ये तो आपने जान लिया कि ये ER हमारी दो तरह की होती है। अब अगली बात आती है कि इसका काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन। तो आपको बता दूं कि जो हमारी कोशिका के अंदर राइबोसोम है, जरा यहां पर आप राइबोसोम को भी देख लें एक बार, तो आपको दिख रहे होंगे कुछ राइबोसोम तो हमने ER से लगा दिए हैं, जो कि आपको दिख ही रहे हैं, अभी मैंने बताया आपको ये क्या लिखे हैं, राइबोसोम। और कुछ राइबोसोम आपको ये देखिए फ्री ऐसे ही पड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं कोशिका के अंदर। तो ये जो राइबोसोम होते हैं एक्चुअली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, और वो क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना, यानी प्रोटीन सिंथेसिस। हिंदी में कहूं तो प्रोटीन संश्लेषण। ये काम किसका है, राइबोसोम का। तो राइबोसोम कहां पाए जा रहे हैं, ER पर। तो हम कह सकते हैं कि ER जो है वो कहां है, RER। राइबोसोम किस पर मिल रहे हैं, RER पर। तो RER क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, इट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। अब बात करें SER की, तो SER पर राइबोसोम तो नहीं है, तो SER का काम क्या है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, SER जो होता है वो वसा के अणु मतलब लिपिड मॉलिक्यूल्स या फैट मॉलिक्यूल्स को बनाने का काम करता है। वसा मतलब फैट या चिकनाई, उसके अणु हमारे शरीर में बनते हैं, और उसमें कौन मदद करता है, आपका SER मदद करता है। तो ये तो बात मैंने किसके बारे में आपको बता दी, RER के बारे में। दूसरा, ये कोशिका का एक बेस आधार बनाने का काम करता है। इसको हम कोशिका का कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम ऑफ द सेल भी कहते हैं। प्लस ये कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ इधर से उधर जाते हैं वो इन ट्यूब्स के अंदर से होकर गुजरते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पर किसी पदार्थ को पहुंचाने का काम भी करती है, मतलब इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन द सेल। तो ये बातें किसके बारे में थी, हमारी सारी बातें थी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो उपकरण है उसका नाम है गाल्जी बॉडी। अब आपको बता दूं गाल्जी बॉडी कहां पर है, तो आपको दिख रहा है ये गाल्जी बॉडी। इसे गाल्जी काय भी कहते हैं, गाल्जी उपकरण भी कहते हैं, गाल्जी एपरेटस भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। क्यों ऐसा नाम है, क्योंकि आपको बता दूं यहां पर एक साइंटिस्ट थे बच्चों जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। तो गाल्जी बॉडी की खोज किसने की है, कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की, और अपने नाम के आधार पर इन्होंने इसका नाम रख दिया गाल्जी बॉडी। तो गाल्जी बॉडी सेल के अंदर आपको मिलेगी, ये आपको प्लांट सेल में भी मिलेगी, एनिमल सेल में भी मिलेगी, और इसको प्लांट्स में एक और भी नाम दिया गया है बच्चों, वो है डिक्टियोसोम। अब ये करता क्या है,
इसके अंदर बहुत सारे इसके काम हैं। वैसे तो कुछ खास खास बातें आपको बता देता हूं। सबसे पहला काम है विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का श्रवण करना, टू सिक्रेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन। शरीर में जो भी हार्मोन्स वगैरह बनते हैं, आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं ग्लैंड्स के अंदर, जैसे गले में थायराइड ग्लैंड है, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो इनसे हार्मोन निकलते हैं, ये हमें पता है। अब एक्चुअली इनमें हार्मोन बनते कहाँ हैं? जैसे थायराइड ग्लैंड अगर है तो वो सेल्स से बनी होगी। सेल्स में क्या होगा? सेल्स के अंदर होंगे आपके गाल्जी बॉडी, और वो गाल्जी बॉडी हार्मोन बनाएंगे। तो विभिन्न प्रकार के हार्मोन से का जो निर्माण है, उनका सेक्रेशन है, श्रावण है, वो कौन करता है? गाल्जी बॉडी। दूसरा काम है विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का श्रावण करना। जैसे ये हार्मोन का सेक्रेशन करता है, वैसे ही एंजाइम्स को भी निकालता है। तो दो काम आपको बता दिए मैंने। अगली जो चीज है वो क्या है कि जब कोई कोशिका विभाजित होती है, सेल डिवाइड होती है, तो ये उनके बीच में एक प्लेट बनाता है जिसको सेल प्लेट कहते हैं, और उस प्लेट से दो सेल बन जाती हैं, यानी डिवाइसेशन हो जाता है सेल्स का। तो ये काम भी किसने किया? गाल्जी बॉडी ने किया। इसके अलावा गाल्जी बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ, जैसे आपका गोंद हुआ, गम, तेल, ऑयल, रेजिन, लैटेक्स, ये कुछ पदार्थ होते हैं पेड़ों से निकलने वाले, ये सारे गाल्जी बॉडी के अंदर ही बच्चों स्टोर रहते हैं। जब आप आगे की बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आप इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी 9th के लेवल पर इतना ही आपके लिए बहुत है जानना। 11th लेवल पर सेल को आपको फिर से पढ़ाया जाएगा, और तब आप देखेंगे हर एक चीज़ का लेवल काफ़ी ज़्यादा होगा। इन सभी टॉपिक्स के लिए अलग अलग से सेपरेट वीडियोज़ में बनाता हूँ। मेरे चैनल पर आप देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए अलग वीडियो है, क्लोरोप्लास्ट के लिए अलग वीडियो है, तो इस तरीके से अलग अलग वीडियोज़ में, क्योंकि तब आप काफ़ी डिटेल जाननी होती है। अभी 9th के लेवल पर मैं जितना आपको बता रहा हूँ उतना आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। तो बच्चों, ये मैंने बात की आपसे गाल्जी बॉडी के बारे में। अब जो अगला हमारा ऑर्गन है, इसे थोड़ा मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये इन सभी ऑर्गन में न्यूक्लियस की तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, और इस पर एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपका पूछा जाता है। तो पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आपसे, और फिर मैं आपको इसको पढ़ाता हूं। आपसे सवाल किया जाता है एग्जाम में कि किस कोशिकांग को कोशिका का विद्युत ग्रह या पावर हाउस कहते हैं? विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? आपका जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी वैसे कोई हिंदी नहीं है, लेकिन कुछ किताबों में सूत्री कणिकाएं लिखा होता है, बट ऐसा बहुत रेयर मिलेगा आपको लिखा। आपको ज्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया ही मिलेगा लिखा हुआ। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या विद्युत ग्रह कहते क्यों हैं, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि सुबह से शाम तक हम जितने भी काम करते हैं उसके लिए हमें ऊर्जा, एनर्जी चाहिए होती है। अब चाहे वो चलना फिरना, उठना बैठना, दौड़ना भागना, कुछ भी हो, हर एक काम के लिए हमें एनर्जी, ऊर्जा चाहिए। ये ऊर्जा हम कहाँ से लेते हैं? भोजन से लेते हैं। जो भी हम खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, डाइजेस्ट होता है, ब्लड में मिलता है, और ब्लड में मिलकर वो सारे पोषक तत्व, वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के सेल में इकट्ठे हो जाते हैं। अब जब O2 हम सांस से अंदर लेकर जाते हैं ब्रीदिंग में, तो वो O2 जाकर ब्लड में मिलती है, और ब्लड उसे सेल्स के पास ले जाता है। कोशिकाओं में जब ये O2 जाती है तो वहां पर जो भी भोजन हमारा इकट्ठा हुआ है उसको ये ऑक्सीडाइज करती है, ऑक्सीकृत करती है, और उसमें ऊर्जा बनती है, और उसी ऊर्जा का इस्तेमाल हम अपनी सारी दैनिक क्रियाओं के लिए करते हैं। अब ये काम कोशिका के अंदर कहाँ होता है बच्चों? ये काम कोशिका के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इस वजह से चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर ऊर्जा का उत्पादन कर रही है, इट इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी, इसलिए हम इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का विद्युत ग्रह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल फीड कर लें माइंड में। सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि किस कोशिकांग को कोशिका का विद्युत ग्रह कहते हैं और क्यों? Which cell organelle is known as power house of the cell and why? तो आपका जवाब क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है। ओके, और आपको बता दूं कि इसमें जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। एटीपी क्या है? ऊर्जा की इकाई है, यूनिट है, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ओके, तो अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और देना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो अगर एक मैं देखिए, जैसे यहाँ पर तो आपको दिख रही है मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बनाई है इस तरीके से पिंक कलर से, दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर इसके डायग्राम को मैं अलग से आपको दिखाऊं तो माइटोकॉन्ड्रिया एक रॉड के जैसा होता है। ये अलग से भी डायग्राम पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब इस रॉड जैसे स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे अंदर स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। इन वेरी शॉर्ट वे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या चीजें हैं? सबसे बाहर की तरफ आप देखिए, ये बाह्य कला होती है। सबसे बाहर की कला को हम क्या बोलेंगे बच्चों? बाह्य कला, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक रॉड जैसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें सबसे बाहर की मेम्ब्रेन को हमने क्या नाम दिया बच्चों? आउटर मेम्ब्रेन या बाह्य कला। अंदर वाली जो लेयर आपको दिख रही है उसको हम कहेंगे अंतः कला। इंग्लिश में आप क्या कहोगे बच्चों? इसे इनर मेम्ब्रेन। तो बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन रेड कलर से आपको दिख रही है, अंदर की तरफ कहीं कहीं पर आप देख पा रहे हैं मुड़ गई है और उंगली के जैसे उभार बना रही है। इन उंगली के उभारों को हम लोग कहते हैं क्रिस्टी।
ये उंगली के जैसे उभार क्या कहलाते हैं? क्रिस्टी कहलाते हैं। ठीक, इसके अलावा और क्या है? इसके अंदर एक गाढ़ा लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ही नाम है, हिंदी कुछ नहीं है इसकी। तो मैट्रिक्स हो गया। और आखिरी बात जो जरूरी है वो क्या है कि क्रिस्टी के किनारों पर कुछ इस तरीके से कण जैसे लगे होते हैं। ये इन कणों को बच्चों हम कहते हैं F1 कण या F1 पार्टिकल, और एक और नाम होता है इनका ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम। इतनी बातें आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाननी है। मैं आपको याद करा देता हूं, क्योंकि देखिए डायग्राम अगर समझ लिया है तो एग्जाम में इजीली आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिख। ओके, तो एग्जाम में आपका कैसे क्वेश्चन आता है इस पर मैं बात कर रहा हूं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पर टिप्पणी करो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी कैसे हुई। तो आपको बता दूं कि 1880 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कॉलिकर। कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। इसके बाद क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए 1890 में जिनका नाम था अल्टमैन। उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया बायोप्लास्ट। और फिर 1897 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को ये नाम जो है उसका माइटोकॉन्ड्रिया ये नाम दिया। तो इस तरीके से इसकी हिस्ट्री में 3 वैज्ञानिकों के नाम मैंने आपको बता दिए। अब बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। तो जैसा कि अभी चित्र में मैंने समझाया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या लिखेंगे आप, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी कि माइटोकॉन्ड्रिया एक रॉड जैसा कोशिकांग होता है। इसमें बाहर की तरफ बाह्य कला या आउटर मेम्ब्रेन होती है, अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन या अंतः कला होती है। इसकी अंतः कला अंदर की तरफ मुड़ती है और उंगली के जैसे उभार बनाती है जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच आर नोन एज क्रिस्टी। और क्रिस्टी के किनारों पर F1 कण लगे होते हैं जिन्हें हम ऑक्सीसोम भी कहते हैं। इसके अंदर एक गाढ़ा तरल पदार्थ भरा होता है जिसको कहते हैं मैट्रिक्स। और एक छोटी सी बात रह गई, वो क्या कि इसके अंदर कुछ मात्रा में डीएनए भी पाया जाता है। इट ऑल्सो कंसिस्ट सम अमाउंट ऑफ डीएनए। तो इतनी बातें आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बतानी है। और लास्ट में अगर आप फंक्शन बताएंगे तो फंक्शन आपको पता ही है क्या है। अभी भी मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन की जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक। अब आपकी बुक में लिखा हुआ है इसके लिए प्लास्टिड। तो प्लास्टिड क्या है, लवक क्या है और हरित लवक क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए बात करता हूं। तो आप शुरू करेंगे अपनी बात को प्लास्टिड से। सबसे पहले ये शब्द आप ध्यान से सुने, प्लास्टिड। हिंदी में आप इसे कहते हैं लवक। इसके बारे में सबसे पहले आप ये जानो कि जो लवक होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। एनिमल सेल मतलब जंतु कोशिका के अंदर, हम लोगों के अंदर ये नहीं होते और इसीलिए हम लोग ग्रीन कलर के नहीं दिखाई पड़ते। मतलब सारे प्लांट्स आपको ज़्यादातर ग्रीन दिखाई पड़ते हैं। उसके अलावा कुछ प्लांट्स के पार्ट हैं लाइक फ्लावर्स जो होते हैं रेड दिखता है, ब्लू, पिंक, ऑरेंज, येलो। ये सब किसकी वजह से, ये कलर्स प्लांट को कौन देता है? प्लांट को कलर देने का काम किसका है? प्लास्टिड्स का है, लवक का है। प्लांट के जो हरे भाग हैं उनमें जो लवक होता है उसको कहते हैं हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। और कौन कौन से होते हैं उनको मैं आपको बताऊंगा। तो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड यानी लवक का एक प्रकार है जो कि आपको चित्र में यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं ग्रीन कलर के। तो ये 1 2 3 4 5 मैंने जो दिखाया इनको लिखा है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। इनके बारे में 2-3 क्वेश्चंस बहुत बेसिक पहले आप समझ लें। सबसे पहला कि कोशिका के अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? विच सेल ऑर्गेनेल इज द लार्जेस्ट वन? तो आपको बता दूं कि कोशिका के अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि पौधों को हरा रंग कहां से मिलता है? तो पौधों को हरा रंग देने का काम किसका है? हरित लवक का है। और हरित लवक के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। आप छोटे क्लासेस से सुनते आ रहे होंगे कि प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से उनका रंग हरा होता है। तो आज एग्जैक्टली ये जान लीजिए कि वो क्लोरोफिल होता कहां है। वो क्लोरोफिल इन्हीं के अंदर होता है। अब कहां पे होता है एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके लिए सबसे पहले मैं थोड़ा बेसिक आपको बता दूं कि ये जो प्लास्टिड होते हैं स्टूडेंट्स, ये 3 टाइप के होते हैं लवक। सबसे पहले होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, हिंदी में आप इन्हें कहते हैं अवर्णी लवक। और ये पाए जाते हैं पौधे के रंगहीन भागों में, मतलब कलरलेस पार्ट्स में। जैसे आपने देखा होगा जमीन के नीचे अगर कोई रूट है, जड़ है या भूमिगत तना अंडरग्राउंड स्टेम, इनमें कोई कलर नहीं होता जनरली, ये कलरलेस होते हैं आमतौर पर। और वहां पर कौन सा लवक मिलेगा आपको? ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को हम कहते हैं वर्णी लवक। और बच्चों ये जो वर्णी लवक होता है ये वर्ण माने रंग प्रदान करता है। मतलब हरे को छोड़कर पौधे में जितने रंग आपको दिखाई पड़ते हैं, लाल, नीला, पीला,
काला, सफेद, जो भी कलर आपको दिखते हैं वो सब किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे गुलाब का रंग रेड है, टमाटर का रंग लाल है, आम का रंग पीला है, तो ये सारे कलर्स किसकी वजह से? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। वहां पर कौन सा लवक होगा? क्रोमोप्लास्ट होगा। और लास्ट हमारा जो मैंने आपको यहां पर बताया है दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। इसको कहते हैं हरित लवक। ये पौधे के हरे भागों में होता है। तो आपने समझ लिया कि लवक यानी प्लास्टिक के 3 टाइप के हो गए। पौधे के भूमिगत भागों में अंडरग्राउंड पार्ट्स पर कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट है। पौधे के कलर्ड पार्ट्स में ग्रीन को छोड़कर कौन सा मिलेगा आपको? क्रोमोप्लास्ट। और जो ग्रीन कलर का पार्ट है प्लांट का, वहां पे कौन सा मिलने वाला है आपको? क्लोरोप्लास्ट मिलना है। तो मैंने यहां पर क्या बनाए हैं? क्लोरोप्लास्ट आमतौर पे बनाए हैं। अब यहां पर मैं क्लोरोप्लास्ट को भी आपको थोड़ा डिटेल में दिखाता हूं कि अगर हम क्लोरोप्लास्ट को देखें तो इसमें भी आप बाहर देख पा रहे हैं 2 मेम्ब्रेन्स आपको दिखाई पड़ेंगी। चूंकि आपकी बुक में ये सब दिया हुआ है इसलिए आपको बताना जरूरी है। बाहर वाली वही आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बाह्य कला, अंतः कला। अंदर की तरफ यहां पर आपको कुछ सिक्के के ढेर जैसे मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा यहां पर। और बच्चों, इन सिक्के के ढेरों को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं ग्रेनम। सिंगुलर होता है ग्रेनम और प्लूरल होता है ग्रेना। ठीक है। और आपको बता दूं कि ये जो ढेर हैं ये पतली पतली पट्टियों से जुड़े होते हैं जिन्हें हम लैमेले या पट्टलिकाएं कहते हैं। ठीक है। अब ये जो आपके मैंने यहाँ पे छोटे छोटे बनाने की कोशिश की है, आप देख पा रहे होंगे। एक सिक्के को अलग कर लिया। एक सिक्के को बच्चों कहा जाता है थाइलाकॉइड। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। थाइलाकॉइड। अच्छा, अब ये जो थाइलाकॉइड होता है एक, इस पर कुछ दानेदार रचनाएं होती हैं। इन दानेदार रचनाओं को कहते हैं क्वांटासोम। और अगर एक क्वांटासोम को देखें तो उस एक क्वांटासोम के अंदर पाए जाते हैं 230 क्लोरोफिल के अणु। 230 क्लोरोफिल के अणु। अब आप कहेंगे ये कहां तक कहानी पहुंच गई? ये बिल्कुल वैसे ही है। अभी तक आप क्या सुन रहे थे कि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब एग्जैक्टली आपको पता चला कि पत्तियों में क्या होंगी? सेल्स होंगी। सेल्स में क्या होंगे? क्लोरोप्लास्ट होंगे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा? ग्रेनम होगा। ग्रेनम के एक सिक्के को क्या कहेंगे? थाइलाकॉइड कहेंगे। थाइलाकॉइड पर दानेदार रचनाओं को क्वांटासोम कहेंगे। और एक क्वांटासोम के अंदर 230 क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। ये एग्जैक्ट बात है। और इन्हीं क्लोरोफिल की वजह से जो हमारा प्लांट है उसको ग्रीन कलर का दिखाई पड़ता है। तो क्लोरोफिल का जो मेन काम है वो क्या है? प्लांट को ग्रीन करना। और इसी क्लोरोफिल की वजह से प्लांट सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। तो हरित लवक के 2 मेन काम हो गए। पहला, पौधे को हरा रंग प्रदान करना, टू प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द प्लांट्स। और दूसरा, क्लोरोफिल के माध्यम से या क्लोरोफिल की सहायता से पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। All the green plants make their own food in the presence of sunlight with the help of chlorophyll and the phenomena is known as photosynthesis। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है बच्चों, ये किसकी वजह से हो रही है? क्लोरोफिल की वजह से हो रही है, जो कि यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो ये कहानी किसके बारे में मैंने आपको बता दी? हरित लवक के बारे में। अब बात करते हैं लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम बच्चों आपको यहाँ पर तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि ये प्लांट सेल है। आपको बता दूं कि आमतौर पर जनरली प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं पाए जाते। ये कहाँ मिलेंगे आपको? ये एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका में मिलेंगे। अगले लेक्चर में जब मैं आपको यहाँ पर एक एनिमल सेल का डायग्राम बना के दिखाऊंगा, फिर दोनों डायग्राम्स को हम कंपेयर करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा लाइसोसोम कहाँ पर एग्जैक्टली दिखाऊंगा। अभी के लिए फिलहाल आप इतना जानें कि लाइसोसोम जो होते हैं वो कुछ इस तरीके के छोटे छोटे से थैलियां जैसी होती हैं और इनके अंदर भरे होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक एंजाइम, जो किसी भी सेल में अगर फट जाते हैं तो पूरी सेल को नष्ट कर देते हैं। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लाइसोसोम पर, जो आप याद कर लो। यहीं पर पूछा जाता है कि किस कोशिकांग को कोशिका के आत्महत्या के थैले कहा जाता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। आत्महत्या के थैले। विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? सुसाइडल बैग, सुसाइड माने आत्महत्या होता है, पता होगा आपको। तो किसे कहते हैं? तो आपको पहले तो जवाब बता देता हूं। लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या के थैले। अब बात आती कहते क्यों हैं, इतना खतरनाक नाम दिया क्यों गया है? तो आपको क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब हमारी बॉडी के अंदर कोई सेल डैमेज हो जाती है, ओके, नष्ट हो जाती, खराब हो जाती है, तो उसको नष्ट होना पड़ता है। शरीर उसको नष्ट कर देता है। कैसे नष्ट करता है? उस सेल के अंदर जो लाइसोसोम पाए जा रहे हैं वो फट जाते हैं। लाइसोसोम जब सेल के अंदर फट जाएंगे तो लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक एंजाइम भरे हैं वो कोशिका में फैल जाएंगे और पूरी कोशिका को नष्ट कर देंगे, गला देंगे। ठीक, तो आपने देखा कि उन्होंने कोशिका को तो नष्ट कर दिया लेकिन खुद भी नष्ट हो गए।
यानी हमारे शरीर को बचाने के लिए उन्होंने खुद आत्महत्या कर ली, इसलिए उनको आत्महत्या के थैले या सुसाइडल बैग कहते हैं। तो आपके लिए बस 1 नंबर का क्वेश्चन है ये कि किस कोशिकांग को कोशिका के आत्महत्या के थैले कहा जाता है तथा क्यों। आपका आंसर लाइसोसोम को कोशिका के आत्महत्या के थैले कहते हैं। लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाएं, डैमेज सेल को नष्ट करने का काम करते हैं। ओके, अब बात करते हैं राइबोसोम की, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता ही चुका हूं कि ये राइबोसोम पाए जाते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स से। और आपको बता दूं हमारी कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग मैंने कौन बताया आपको? ये 2 नंबर पर कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और सबसे छोटा कोशिकांग आपका कौन सा होता है? ये राइबोसोम है। सबसे छोटे आपको दिख भी रहे होंगे। तो ये जो राइबोसोम होते हैं इनको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन की सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण किया जाता है। तो राइबोसोम जो होते हैं वो इनके बारे में। एक और बात जान लें आप, राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, 70S यानी 70S के और 80S के। अब ये क्या कहानी है? ये कहानी आपको आगे वीडियोस में समझ में आएगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में, तब मैं आपको बताऊंगा ये 70S और 80S की कहानी क्या है। ओके, अभी के लिए फिलहाल इतना काफी है आपके लिए। अब लास्ट टॉपिक हमारा आ गया है वैक्यूल्स, रसधानियां या रिक्तिकाओं का। इसको देखिए ध्यान से। तो आपको ये कुछ बड़े बड़े खाली स्पेस दिखाई पड़ रहे हैं, ऑरेंज कलर से मैंने बनाए हैं। इनको लिखा है वैक्यूल, रिक्तिका या रसधानियां। ये होता क्या है आपको बता दूं कि जैसे जैसे सेल अपने आकार में बड़ी होती है वैसे वैसे अंदर का जो कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म वो बन नहीं पाता, तो बीच में कुछ स्पेस खाली छूट जाता है। उस खाली स्पेस पर बन जाती है वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिकाएं, और इनके अंदर एक पदार्थ भर जाता है जिसको कहते हैं सेल सैप, कोशिका रस। और उसमें कई प्रकार के अमीनो एसिड, शर्कराएं, शुगर, ये सब चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जो कोशिकांग हैं ये कहलाते हैं वैक्यूल्स। इनके बारे में खास बात जान लीजिए कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़ी बड़ी होती है और एनिमल सेल मतलब जंतु कोशिका में वैक्यूल्स या तो होती ही नहीं है, और अगर होती भी हैं तो छोटी छोटी होती हैं। तो ये पॉइंट भी आपको मिलेगा कहाँ? डिफरेंस में, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको डिफरेंस दोनों के बारे में। तो यहां पर मैंने कोशिश की है कि कम समय में आपको सभी, वैसे तो बहुत डिटेल्ड वीडियो है, हर एक टॉपिक के लिए अलग से वीडियो बन सकता है जितने यहाँ पर लिखे हैं, जो कि आगे क्लासेस में देखा जाएगा। फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपकी बुक में जितना कंटेंट एनसीईआरटी में दिया गया है वो सारा मैं कवर कर पाऊँ इस वीडियो में। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने आपको सेल का स्ट्रक्चर अच्छे से समझा पाया होगा। फिर भी अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है आपका इससे जुड़ा हुआ, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। और इसके बाद अगला तीसरा लेक्चर जो हम लेकर आएंगे उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि आपकी प्लांट सेल और एक एनिमल सेल का चित्र मैं यहाँ पर बनाऊंगा, एनिमल सेल, दोनों में क्या डिफरेंस है। और इस चैप्टर के टोटल 4 लेक्चर्स होंगे। आज दूसरा हो गया और 2 लेक्चर्स में और मैं इस चैप्टर को पूरा खत्म कर दूंगा। उसके बाद फिर आगे चैप्टर्स पर बात करेंगे। और बाकी आपसे भी सजेशन चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपका बहुत कठिन है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि उस पर आपके लिए वीडियो बनाऊं। यहां पर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।